नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। पंकज श्रीवास्तव के चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से मैं शुद्ध रूप से आपके बीच इतिहास की शुरुआत करने चल रहा हूँ। कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 क्लास आप तक पहुंचाऊंगा और जैसा आपका स्नेह और प्यार प्राप्त होगा उसी तरीके से इसकी गति बढ़ेगी। तो आज इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से किया जाना चाहिए, वहीं आपको लेकर के चलते हैं। तो आज का बच्चों जो मुद्दा है वो है कि किसी बिल्डिंग का वो कौन सा पार्ट होता है जो होता सबसे महत्वपूर्ण है, दिखाई नहीं देता। तो जाहिर सी बात है कि उस बिल्डिंग की जो नींव होती है, जिस पर पूरी बिल्डिंग की टिकी होती है, जिसके बिना उस बिल्डिंग की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरीके से हर विषय का अपना बेस होता है। तो इतिहास का भी जो बेसिक है उसको वहीं से हम आज अपनी शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो है बेसिक हिस्ट्री। तो बात शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है और उससे हमें क्या जानने सीखने को मिलेगा। तो टॉपिक नंबर 1 हम इसे कह रहे हैं, जो क्या है, बेसिक हिस्ट्री। इसमें हम किन बातों पर चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा वो देखते हैं। तो इसमें जो पहली बात होगी वो क्या है, इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा हम लोग देखेंगे। दूसरी बात इसमें होगी, दूसरा पॉइंट जो होगा वो इतिहास और हिस्ट्री में क्या अंतर। हालांकि इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानना चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा आपका फोकस करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इतिहास और हिस्ट्री में अंतर। तीसरा पॉइंट हमारा होगा लाभ। इतिहास के अध्ययन से क्या लाभ है, प्रॉफिट। लोग कहते हैं जहाँ प्रॉफिट वहाँ लॉस भी होता है। तो क्या इतिहास के अध्ययन से कुछ हानि भी हो सकती है, इस पर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। अगली बात हमारी जो होगी वो इतिहास लेखन, हिस्ट्री राइटिंग। अगला जो इसमें हम लोग पॉइंट लेंगे वो भारत की भौगोलिकता। भारत की भौगोलिकता, जिसके तहत बच्चों 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। 1 नामकरण, नॉमेनक्लेचर। 2 सीमांकन, डिमार्केशन। और 3 भारत का भौगोलिक विभाजन, डिवीजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन। और अगला पॉइंट बच्चों हमारा क्या होगा, अनेकता में एकता, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। और अंतिम पॉइंट होगा बच्चों
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन। यकीन जानिए इतने सारे पॉइंट जानने के बाद इतिहास का द्वार ऐसे खुलने लगेगा कि आपको यह विषय और इस विषय से जुड़ी जो भी अभी तक की समस्या पैदा करने वाली बातें हैं लगभग ख़त्म हो जाएंगी। इतिहास अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो हम लोग अब पहले मुद्दे से बात की शुरुआत करेंगे। तो सबको याद होगा पहला मुद्दा हम लोग पहला पॉइंट क्या लिए थे। तो पहला पॉइंट था बच्चों इतिहास की परिभाषा। तो अगर बुक स्टॉल पर आप जाएं तो आप देखेंगे कितनी मोटी मोटी बुक अवेलेबल हैं जिसमें सैकड़ों परिभाषा इतिहास की आपको मिलेंगी। अब क्या वो सारी परिभाषा हमको याद करनी है? तो जी नहीं, हमें विद्वान नहीं बनना है। विद्वानों का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन छात्रों का होता है। तो हमें इतिहास की 100 परिभाषा नहीं याद करनी है, कोई भी एक परिभाषा हमको याद रहे, बस इतने से। अगर मैं बता रहा हूँ इससे पहले अगर आपको कोई परिभाषा पहले से याद है तो इसको कोई मतलब नहीं है जानने की, लेकिन जिसको नहीं पता था वो जाने। तो हम 2-3 परिभाषा आपके बीच रखेंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, उसको आप लोग अपने दिमाग में फिट करें। तो इस तरीके से पहली परिभाषा हम लोग इसमें देखते हैं इतिहास। तो अतीत काल में घटित घटनाओं की लिखित एवं क्रमबद्ध जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? इतिहास। अतीत जो बीत गया, उस काल में घटित घटनाएं जो हुई हैं उनकी लिखित और क्रमबद्ध जानकारी जिस शास्त्र से हमको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि अतीत काल में तो वो काल भी बीता है जिस काल के मानों को लिखना पढ़ना, अर्थात हमारा वह आरंभिक काल जिस काल में हम लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानते थे, तो उस काल का इतिहास कैसे लिखित मिला होगा? तो जी हाँ, यहाँ पर हम सही नहीं समझ रहे हैं बेटा। हम लोग इतिहास जो पढ़ रहे हैं वह एक सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट का कोई रचनाकार होता है। तो इस इतिहास के भी रचनाकार हैं, उसको हम इतिहासकार कहते हैं। उन इतिहासकारों द्वारा जो घटनाएं कलेक्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं हम उसे विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अतीत काल ये भले लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इनके काल का अध्ययन इतिहासकारों ने कैसे किया? तो इस काल के जो लोग थे उन लोगों द्वारा जो प्रयोग किए गए औजार और उपकरण। औजार उपकरण में क्या अंतर बताइए? तो औजार की अगर बात करें तो यह क्या होता है? विनाशात्मक। इससे अच्छा उत्तर अगर आपको पता हो तो बताएं। और उपकरण क्या होता है? सृजनात्मक। खैर ये यहाँ का मुद्दा नहीं था, मैंने तो बता दिया। तो इस तरीके से बेटा इस अतीत काल के जो लोग थे, हमारे जो आदि पूर्वज थे, उन लोगों ने अपने जीवन को जीने के लिए जिन औजारों उपकरणों का प्रयोग किया, उन औजारों उपकरणों को खोज करके इन इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने उसका अध्ययन किया और उससे तार्किक बातों को खोज करके एक विषय के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसी
का लिखित और क्रमबद्ध जानकारी हमें जिस शास्त्र से मिलता है उसको हम इतिहास कहते हैं। यह थोड़े टेक्निकल डेफिनेशन थी। इससे आसान परिभाषा भी हम लोग देख सकते हैं। वो क्या है दूसरी परिभाषा? तो दूसरी परिभाषा बेटा है मानव द्वारा अतीत में किए गए प्रयासों की अनुक्रमिक कथा। हम लोग मानव है, हम लोगों द्वारा कहा जाता है, हिंदुज्म की अगर बात करें तो एक ही जीवन बार बार तब तक जब तक मोक्ष तक नहीं पहुंचता, आता और जाता रहता है। तो हो सकता है कि हम जिसको पढ़ रहे हैं आज जो पढ़ा रहा है वो उन्हीं के बारे में पढ़ा रहा है। जी हाँ, हो सकता है कि आप में से कोनो बुढ़ऊ गांधी बैठा हो, कोई रजिया बैठी हो, कोई सम्राट अशोक बैठे हो। इसी तरीके से हम लोग इतिहास के बारे में घबराते हैं। इससे आसान विषय कोई कैसे हो सकता है? यदि हमें अपने बारे में पढ़ने में दिक्कत, समस्या, परेशानी हो सकती है तो फिर यूपीएससी के बारे में सोचना बेईमानी होगा। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग विषय है। तो इस तरीके से मानव अर्थात मानव द्वारा जो अतीत में प्रयास किए गए हैं उन्हीं की अनुक्रमिक कथा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। वैसे समझ लो, आपने अपने अतीत में जो प्रयास किए हैं उन्हीं की अनुक्रमिक कथा क्या है? इतिहास है। एक और परिभाषा हम लोग देखते हैं थोड़ा तार्किक तरीके से। वो क्या है तीसरी परिभाषा? कार्य जो चल रहा है। कार्य जो चल रहा हो वह इतिहास नहीं। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहे हैं, ये तो इतिहास नहीं है, तो करंट है। वह इतिहास नहीं, यद्यपि कार्य पूर्ण होते ही यह इतिहास का हिस्सा बन जाता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह करंट है, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होगी, दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ये इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। अर्थात तब हम क्या कह सकते हैं? अर्थात कार्य चाहे घटना जो पूर्ण हो चुकी हो, चाहे अभी जस्ट या सहस्राब्दी वर्ष पूर्व, इतिहास कहलाता है। जी हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं यह इतिहास नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होगी यह इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कार्य जो चल रहा है वह इतिहास नहीं, वह तो करंट हुआ, लेकिन जैसे ही यह कार्य पूर्ण होगा यह इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कार्य या घटना जो पूर्ण हो चुकी हो, चाहे अभी चाहे सहस्राब्दी वर्ष पूर्व, वही क्या है? इतिहास है, या वह इतिहास कहलाता है। तो ये 1-2-3 परिभाषा हम लोगों ने देखिए। इसमें से आपको कोई भी परिभाषा ठीक लगे उसमें से आप एक दिमाग में फिट कर ले। यदि आपको पहले से कोई याद है तो आपका काम उससे चल जाएगा। आगे हम लोग कुछ कथन देखते हैं इतिहास से जुड़े, महत्वपूर्ण कथन। जैसे पहला, E.H. कार।
E.H. कार ने इतिहास के बारे में क्या कहा? इनके अनुसार इतिहास अतीत से वर्तमान के बीच की अनवरत कथा है। हिस्ट्री इज द कंटिन्यूअस स्टोरी बिटवीन पास्ट बिटवीन प्रेजेंट, तो अर्थात अतीत जो है वो, इतिहास जो है वो अतीत से वर्तमान तक के या वर्तमान के बीच की अनवरत कथा जो कहीं रुकती नहीं। इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से एक और कथन है ब्यूरी का। ब्यूरी ने कहा इतिहास विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है, न तो कम न ही अधिक। हिस्ट्री इज साइंस, नाइदर मोर नाइदर लेस। जी हाँ, इतिहास विज्ञान है इनके अनुसार। इसी तरीके से महाभारत में इतिहास की परिभाषा दी गई है। इतिहास के बारे में बताया गया है कि ऐसी, महाभारत के अनुसार, ऐसी प्राचीन कथाएं जिनसे धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ की जानकारी मिलती है, इतिहास कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2-3 परिभाषाएं इतिहास की देख ली, 2-3 कथन देख लिए। तो इस तरीके से इतिहास की परिभाषा में हम लोग इतनी सी बात दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब अगला मुद्दा था, क्या था? सेकंड पॉइंट बेटा हम लोग का क्या था? सेकंड पॉइंट था इतिहास और हिस्ट्री में अंतर। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं, मैंने पहले भी कहा, लेकिन कभी कोई पूछे तो थोड़ा सा जानते रहें। तो बेटा हिस्ट्री जो है यह एक ग्रीक शब्द, हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। इतिहास, हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसमें जो घटित घटनाएं हैं, इन घटित घटनाओं का साक्ष्य और तिथि दोनों के साथ प्रस्तुतिकरण, अर्थात आप कह सकते हैं हिस्ट्रिया क्या है, इसके तहत जो घटित घटना है उस घटना का साक्ष्य और तिथि के साथ प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। तो अंतर क्या हुआ, समझ पाए? नहीं? देखते हैं। तो अभी बेटा हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा। हिस्ट्री में, इतिहास में हमने आपसे ये नहीं कहा कि इसमें तिथि वाइज, अर्थात इसमें डेट वाइज डिस्क्रिप्शन की मैंने कोई बात नहीं की, जबकि यहाँ पर मैंने इस पर फोकस किया है। तो बस यही अंतर आपको दिमाग में रखना, बेवजह की बातें नहीं। अर्थात घटित घटनाएं जो कॉन्सिक्वेंस हुई हैं, उन घटनाओं का विथ एविडेंस एंड डेट वाइज
प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो इसमें केवल आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें डेट वाइज डिस्क्रिप्शन की अनिवार्यता हो जाती है, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसे सामान्य तरीके से सब इतिहास या इतिहास को हिस्ट्री कहते रहते हैं, तो वही हमें भी जानना है। तार्किक बातें थी तो हम लोगों ने देख लिया। अब बच्चों हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, में इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जहां से इतिहास में बड़ी सारी बातें जानी जा सकती है। पूरी बातें तो यहाँ नहीं चर्चा की जा सकती, बहुत समय लगेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को आपके बीच में लेके बताने की कोशिश करता हूं। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, लाभ। इतिहास से क्या प्रॉफिट है, इतिहास से क्या प्रॉफिट है। यूपीएससी आखिर इसे जीएस का फर्स्ट पेपर क्यों बनाया है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेकर के बात समझने की कोशिश करेंगे। वो उदाहरण है, हम एक ऐसी रफली मैप बना रहे हैं, बन सकता है ठीक ठाक, लेकिन समय इतना नहीं रहता, तो आप लोग ध्यान से अपना हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से। तो बेटा ये कौन सी रेखा है, मैंने कहा है ये एक मानक इमेज में आपके बीच रख रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट रख करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक पढ़ाता हूँ इतिहास, ऐसा मैं समझता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ये बेटा ये लाइन कौन सी है, ये मैक मोहन, यह मैक मोहन रेखा है। क्लियर कर दें, कितना लग रहा हो भारत, तो भाई हम बता ही दे रहे हैं कि ये इंडिया है और ये चाइना है। तो यह मैक मोहन रेखा जो है वो भारत और चाइना को एक दूसरे से क्या करता है, पृथक करता है। इस सीमा पर 1962 में 1962 में एक उदाहरण से इस लाभ को हम लोग समझते हैं, उसी को बता रहा हूं। 1962 में एक घटना घटी थी, कौन सी घटना घटी थी, तो यह घटना थी जब चीन ने हम पर क्या किया था, आक्रमण। तो आप सोच रहे होंगे चीन भारत के युद्ध हुआ, यह सही उत्तर नहीं है। युद्ध तो हुआ ही, लेकिन यह घुसपैठ हुआ था, तो हम युद्ध की तो स्थिति बनती, यहां पर तो चोरी से यह अटैक हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण किया, और आक्रमण के तहत इसने हमारे 2 मिथक मतलब बच्चों होता है भ्रम, एक धारणा अंधविश्वास जो भी कह ले, 2 मिथक को तोड़ा। 2 मिथक कौन से थे, एक प्राकृतिक सुरक्षा, 2 पंचशील समझौता, जो कब हुआ, 1954 में। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, तो जरा इसको देखते हैं। पहला भ्रम हमारा क्या था, तो पहला भ्रम बेटा हमारा ये रहा है कि हम लोग शुरू से ये मानते, हड़प्पा काल से आप देख सकते हैं लोथल यहाँ था जिसके सुरक्षा के लिए हमें कोई इंतजाम दिखाई नहीं देते, धौलावीरा वगैरह। तो इस तरीके से हम प्राचीन काल से बात मानते रहे कि सी से सागर से घिरे हुए हैं, और एक और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय से। तो एक हमारी यह धारणा थी
तो आपको बच्चों ये बताओ, और दूसरी बात क्या है, पंचशील समझौता जब हमारा चीन के साथ 54 में पंडित नेहरू जी के द्वारा चीन के साथ समझौता किया, जिसमें 5 बातें शामिल थी, उसमें एक बात ये भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे के सीमा क्षेत्र पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अब इसी के परिप्रेक्ष्य में बात समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो बच्चों क्या हुआ होगा कि चीन कैसे आया होगा, क्या लगता है कि यहां से दौड़ते सीधे आप यहां घुस गया होगा? नहीं ना भाई, इंटरनेशनल सीमा है तो जाहिर सी बात है यहाँ अब ये दरवाजा है, अगर आप दरवाजा बंद कर लिए तब कोई अगर आना चाहे तो या तो नया दरवाजा, नया दीवार तोड़ेगा, दरवाजा तोड़ेगा। अगर आप अंदर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये बात एहसास भी होगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पर उस समय जो लोग तैनात थे, जो थे, उन लोगों को चीन द्वारा घुसपैठ करने का कुछ आभास हुआ, और उन लोगों ने उस समय जो भारत के तत्कालीन पीएम थे, प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको ये बात बताई गई। लेकिन पंडित नेहरू जी ने जानकर नहीं, अनजाने में, मित्रत्व पर भरोसा करना कहीं हम सब आप भी करते हैं, तो इसी तरीके से पंडित नेहरू जी ने कहा, क्या कहा? पहली बात कि नहीं भाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारे दोनों देश के बीच विद्यमान है, चीन उसे पार करके नहीं आएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारा उनके साथ ट्रीटी समझौता भी हो चुका है, जिसके तहत ये बात भी शामिल है कि दोनों देश एक दूसरे के सीमा क्षेत्र पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए हमें उस सीमा को लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत नेहरू जी के सामने ये थी संसाधन की। संसाधन की बात तो कैसे संसाधन की? यहाँ तो सेना की ही बात होगी, जाहिर सी बात है, जो स्थिति दिख रही। तो संसाधन की बात करें तो बेटा उस समय अगर भारत की सेना की बात करें तो उस समय भारत के पास ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 हजार की सेना थी। वही हमारे शत्रु के पास, चीन के पास, यह संख्या 83 से 84 हजार, 12 सत्ते 84, 1:7 का रेशियो आपको दिख रहा है। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो हमारी सैन्य शक्ति है वो शत्रु से लड़ पाने की स्थिति में नहीं है। इससे भी बड़ी समस्या क्या थे उस समय? इससे बड़ी समस्या थे यह रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ क्या है? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, ये पाकिस्तान जो था ये लगातार घुसपैठ करने की कोशिश में लगा था, लगातार सीमा पर जो है वो दिक्कतें पैदा कर रहा था। अगर आप उस समय प्रधानमंत्री होते, पंडित नेहरू जी की जगह आप होते और आपके पास यही संसाधन होता, ऐसी स्थिति होती, तो आप इस सेना की तैनाती कहां करते? जाहिर सी बात है जहां उन्होंने किया था, अर्थात इसी सीमा पर, और वही हुआ था। और इसका फायदा इस शत्रु ने लिया, चीन ने, और हम पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, जिसमें बहुत क्षति उठानी पड़ी। तो बच्चों यहाँ पर हम इस चीन और भारत के युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो घटना घटी इतनी सारी, इन घटनाओं की जानकारी कौन दे रहा है? इन घटनाओं की जानकारी हमें कौन दे रहा है? तो जाहिर सी बात है इतिहास। इतिहास, जी हाँ। और क्या कर रहा है इतिहास? सावधान, जी हाँ, ध्यान से मेरी बात समझे। इतिहास क्या कर रहा है? सावधान। हम लोग सड़क पर चलते हैं, जगह जगह परिवहन विभाग बड़े बड़े ग्लो साइन लगवा देता है, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, कृपया गाड़ी धीरे गति से चलाएं अन्यथा आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। वही भूमिका यह इतिहास आपको
निभाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको सावधान कर रहा है कि जो गलती हो चुकी है दोबारा ना हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वह विषय जो हमें हमारे जीवन में आने वाली समस्या को पहले से हमें बता करके सावधान करे, उससे महत्वपूर्ण जिंदगी में कोई विषय हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इससे महत्वपूर्ण कोई विषय हो सकता है। शायद इसीलिए यूपीएससी हमें इस विषय को अपना पहला जीएस का पेपर बनाया है, क्योंकि बिना इतिहास को जाने हम अच्छे शासक, प्रशासक, अच्छे अधिकारी नहीं बन सकते। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में जो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता जो भी है, उसकी जानकारी वहाँ के इतिहास से मिलती है। भारत जैसे विभिन्नताओं वाले देश में जहाँ बैठे हैं, जब विवाह होता है तो दुल्हन दूल्हे के यहाँ विदा होती है। यही भारत का केरल का एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ दूल्हा दुल्हन के यहाँ विदा होता है। अगर आप डीएम बन गए और आपका विवाह उस क्षेत्र में कहीं हो गया तो पता चला कि अगर आपको पता नहीं है कि विदाई करवाना नहीं, विदा होना है, तो कैसे तैयारी करेंगे? जी हाँ, तो यह इतिहास ही वह विषय है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की भाषा क्या और कैसे है, तभी हम एक किसी क्षेत्र में कुशलतापूर्वक शासन कर पाएंगे। अंग्रेज आए तो व्यापारी थे, जब उनको व्यापारी से स्वामी की स्थिति तक पहुंचे तो आखिर उन्होंने हमें शासन में क्यों शामिल किया? जी हाँ, पहले यही। अब कारण तो बहुत थे, अभी पूरी बात करना संभव नहीं है, लेकिन इतना आप जानो कि उनको भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई जानकारी ना थी, ना तो भाषा के बारे में, ना तो यहाँ की संस्कृति के बारे में। ऐसे में कैसे संभव था कि हमारे यहाँ बिना हमारे सहयोग के शासन कर पाते? तो इस तरीके से आप अगर योग्य प्रशासक बनना चाहते हैं तो आपको इतिहास की बेहतर जानकारी होनी ही चाहिए, हासिल ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इतिहास का ये लाभ है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोगों ने सम्राट अशोक के बारे में सुना होगा। सम्राट अशोक, जिसको कहा जाए कि अपने आरंभिक दिनों में बड़ा ही क्रूर था। कहा जाता है अशोक अपने आरंभिक दिनों में बड़ा ही क्रूर था। कहा जाता है बहुत सुंदर वगैरह नहीं था। कुछ महिलाओं ने इसकी शक्ल का मजाक उड़ाया। इसने 500 स्त्रियों का कत्ल, 500 स्त्रियों का कत्ल करवाया। हालांकि अतिशोक्तपूर्ण है अगली बात जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन क्रूर सिद्ध करने के लिए मैं लिख दे रहा हूं कि कहा जाता है कि इसने सत्ता प्राप्त करने के लिए 99 भाइयों को निपटाया, हत्या की। इतना ही नहीं, इसने एक नरक नगर की भी स्थापना की थी। ये ऐसा नगर था जहां पर निर्दोष लोगों को सताए जाने के तरीके तराशे जाते। जी, प्रयोगशाला, कि किसी को कैसे दंडित किया जाए कि उसको ज्यादा से ज्यादा कष्ट पीड़ा हो, इतना क्रूर था। इसीलिए इसे आरंभिक जीवन में क्या कहा गया? चंडाशोक। क्या कहा गया? चंडाशोक। लेकिन इसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने इसका दर्शन बदल दिया। कौन सी घटना थी वो घटना थी कलिंग युद्ध, जो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा था 261 में। सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ अशोक नहीं पढ़ रहे हैं। कलिंग युद्ध, ये भारत नहीं दुनिया के बड़े युद्धों में से एक माना जाता है, जिसमें बड़े सारे लोग, 1 से 1.25 लाख लोग हताहत हुए और लगभग इतने ही लोग घायल हुए। इसी युद्ध में एक ऐसी घटना घटी जिसने अशोक का दर्शन बदल दिया, अशोक का नजरिया, दृष्टिकोण बदल दिया। पता है घटना कौन सी थी?
कहा जाता है कि जब युद्ध जीत करके अशोक मैदान में खड़ा हुआ तो इसके कान तक एक आवाज आ रही थी। एक घायल सैनिक पानी पानी करके करा रहा था। इसको दया आई, पानी भिजवाया होगा, या कहा जाता है, सब बातें कितनी सही है हम आप नहीं जानते हैं, कहा जाता है कि पानी लेकर के गया, भिजवाया। जब वह घायल सैनिक देखा कि पानी देने वाला वही है जिसने तांडव किया है, अर्थात उसी के नाते इतना रक्त बहा है, निर्दोष लोग मारे गए हैं, वह जो घायल सैनिक था वह पानी फेंक दिया और अशोक को गाली देता हुआ मर गया। इस घटना ने अशोक को अंदर तक झंझोरा कि अरे इतना बड़ा मैंने युद्ध लड़ा, इतने पराक्रम से जीता, उसका यह आउटपुट है कि इस युद्ध ने इतना क्रूर बना दिया कि घायल सैनिक हाथ से पानी पीना नहीं स्वीकार कर रहा है। अगर युद्ध का यह परिणाम, तो ऐसी जीत, ऐसे विजय का क्या मतलब है? हमें नहीं चाहिए ऐसी विजय। हालांकि ये सब चीजें कितनी सत्यता है हम लोग यहाँ भी पूरी जांच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस मुद्दे से अपनी बात आप समझे। तो इस तरीके से अशोक ने कहा कि युद्ध जिसको मैं इतने कोशिशों से जीता हूं और उसका यह आउटपुट है। दर्शन बदल गया और यहीं से अशोक ने फैसला लिया, निश्चय किया कि अब भविष्य में युद्ध नहीं, अब भविष्य में, और जो खुद पर बीती अपने आने वालों को बता सके, स्क्रिप्ट लिखवाया, अभिलेख लिखवाए, जिसमें यह बताया अपने आने वालों को कि युद्ध विजय में अपना मूल्य समय बर्बाद ना करे, जीतना है तो विचारों से जीते। अर्थात आप कह सकते हैं कि अशोक ने इस युद्ध के बाद अशोक का जो दर्शन बदला, उसके पश्चात अशोक ने जो यहाँ भेरी घोष अर्थात युद्ध की घोषणा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। धम्म घोष, भेरी घोष मतलब युद्ध की घोषणा और धम्म घोष मतलब धम्म विजय। ठीक है, वैचारिक जीत। और इसके बाद अशोक युद्ध का परित्याग किया और चंडाशोक से क्या बन गया? धर्माशोक। और इसी दौरान अशोक ने वो बड़े कार्य किए जिन कार्यों ने इसे एक सामान्य शासक से क्या बना दिया? अशोका दी ग्रेट, अशोका दी ग्रेट बना दिया, है ना। मानवता के लिए वो सारे कार्य किए जो और कोई शासक किया हो, ऐसा इतिहास में कम दिखाई देता है। तो आप जरा यहाँ पर मैंने ये बात क्यों की कि वह विषय जो एक चंडाशोक से धर्माशोक बनना सिखाता हो, सामान्य से महापुरुष बनना सिखाता हो, उससे महत्वपूर्ण कोई विषय हो सकता है क्या? जी नहीं, जी हाँ, यस। इसलिए इतिहास की महत्वता है। अगर इतिहास को सही से, तो एक कुशल व्यक्तित्व के विकास में इससे अहम भूमिका कोई दूसरा विषय निभा ही नहीं सकता। इसी तरीके से बुढ़ो, मैं प्रेम से प्यार से गांधी जी को बुढ़ो बोलता हूं, तो आप बुढ़ो का मतलब ये समझिएगा कि मेरा वो उनके प्रति सम्मान है। इसी तरह से गांधी जी के बारे में भी यही बात लागू हो सकती है कि गांधी जी कहा जाता, प्राचीन काल के अशोक आधुनिक काल के गांधी थे। अशोक और गांधी जी के जीवन में अगर तुलना करके देखें तो बड़ी सारी समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे अशोक अपने आरंभिक दिनों में बड़ा
कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको कहा जाए कि वो बहुत बड़ा शासक बनेगा, बहुत कुछ ऐसा, ठीक है। उसी तरीके से गांधी जी भी अपने आरंभिक दिनों में कुछ ऐसे प्रभावी व्यक्तित्व वाले नहीं थे कि जिसके नाते ये कल्पना की जाए कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपिता बनेंगे। इनकी आदतें भी बड़ी प्रशंसनीय नहीं थी, बड़े सुंदर भी नहीं थे, सुंदर बनने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन कुला उट सूट सब पहने, लेकिन अंततः जब लगा कि कुछ मामला नहीं बन रहा है तो सब छोड़ करके लंगोट पर आ गए। मेरी बात को केवल मजे में ले, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन जैसे अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध दर्शन को बदलने वाली घटना थी, अशोक को बदलने वाली घटना थी, वैसे ही गांधी जी के जीवन अफ्रीका में घटना घटी थी। जहां जब ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, मेरिशवाना स्टेशन पर अंग्रेजों जो वहाँ का रूल बना हुआ था कि गोरों के साथ काले यात्रा नहीं कर सकते, तो इसी के तहत गांधी जी को अपमानित करके ट्रेन से उतारा गया। उस घटना ने गांधी जी को इस कदर झंझोरा कि उस घटना के बाद गांधी में एक अलग व्यक्तित्व का विकास हुआ और अंततः राष्ट्रपिता बने। तो सामान्य व्यक्ति से राष्ट्रपिता बनने वाला अगर कोई विषय बनना सिखाता हो कोई विषय, तो उससे महत्वपूर्ण विषय कोई भला कैसे हो सकता है। जी हाँ, यह इतिहास का लाभ है। इसको कुछ परिभाषाओं में हम लोग देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके अध्ययन से किसी समाज, राष्ट्र, व्यक्तियों अर्थात संपूर्ण मानवता की जानकारी मिलती है। इतिहास वह विषय है जिसके अध्ययन से हमें अतीत की जानकारी मिलती है, जिससे वर्तमान और भविष्य के लिए सीख मिलता है। जिससे वर्तमान और भविष्य के लिए सीख मिलता है, क्योंकि बगैर अतीत को जाने हम बेहतर वर्तमान की कल्पना नहीं कर सकते, और बगैर बेहतर वर्तमान के उज्जवल भविष्य की कामना संभव नहीं है। आज भौतिकवाद और विज्ञानवाद, अर्थवाद के प्रभाव में आकर दुनिया जिस तरह बटन तक पहुंच चुकी है, पूरी दुनिया ने इतनी विस्फोटक सामग्री बना ली है कि अगर एक बार बटन दबा दे तो पृथ्वी जैसा ग्रह पता नहीं कितनी बार नष्ट हो जाए। ऐसे में दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो गांधी जैसा विचारक। आज दुनिया को अगर फिर से जरूरत है तो गांधी जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों की, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध जैसे लोगों की आवश्यकता है। और वह हमें कहाँ, इसी इतिहास विषय में ही मिलते हैं। तो इतिहास के बहुत लाभ हैं। इतिहास हमें हमारी पहचान देता है।
इतिहास हमारे पूर्वजों ने जो गलती की और उसके लिए उनको जो दंड भुगतना पड़ा वो बता करके उससे हमें सावधान करता है कि हम ऐसी गलती से बच सकें। इसलिए इतिहास से महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी का कोई और विषय है। मैं इतिहास मेरा विषय है इसलिए ऐसा कह रहा हूं, जी नहीं। आपको नेचर ने मनुष्य बनाया है और आप जीवों में बिल्कुल अलग हैं। अपने तर्क के माध्यम से क्या सही है क्या गलत है, मैं जो कह रहा हूं इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पूरी आप जांच कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतिहास का बहुत फायदा है। तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, इन्वर्टर से आवाज़ आ रही थी इसलिए आवाज़ अगर थोड़ी सी कटे तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट बच्चों क्या है? अगला पॉइंट है हानि। इतिहास के अध्ययन से क्या कोई हानि भी संभव है? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम किसी भी विषय का अध्ययन करें, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। ज्ञान कैसा शब्द है? एक सार्थक शब्द है जिसकी मीनिंग प्रत्येक दशा में क्या रहती है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि ज्ञान ज्ञान तभी तक कहलाता है जब तक ज्ञान का क्या हो? सदुपयोग। जैसे ही ज्ञान का दुरुपयोग होता है, ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता। डॉक्टर डॉक्टर तभी तक कहलाता है जब तक वह अपने पेशेंट का उपचार करे। किडनी का पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में ले गया, चीड़ा लगाया, देखा किडनी ठीक ठाक है, नीयत खराब हो गई कि 3-4 लाख कमाया जा सकता है, निकाल लिया, तो वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं रहेगा, वो जल्लाद बन गया। क्योंकि हमने ज्ञान का यूज नहीं किया, क्या मिसयूज किया। अब आपको लग रहा हो कोई परमाणु बम बनाना सीख जाओ और ले जा कहीं फोड़ दे, लोग मर जाएं, तो कैसा ज्ञान? तो जी हाँ, ज्ञान, परमाणु बम बनाना ज्ञान है, उसे सीमा की सुरक्षा में तैनात करना भी ज्ञान है। अब मित्र की शादी हो रही है, द्वार 4 लग रहा है, उसमें जाकर के परमाणु फोड़ रहे हैं, दीपावली परमाणु से मना रहे हैं, तो यह ज्ञान ज्ञान नहीं है। दवा दवा बेटा तब तक होती है जब तक उसको हम डोज में लें। डॉक्टर के यहाँ गए, दवा दिया, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 4 गोली पर डे, 1 महीने की दवा दिया, 120 गोली आपने एक ही दिन में लपेट दिया, तो क्या लगता है कि 1 महीने का लाभ हो जाएगा? 1 महीने में कहानी बन जाएगी, ये रही तेरही सब बीत चुका होगा। तो इसलिए दवा तभी तक है जब तक उसको डोज में। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, राम और रावण। राम ने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया और क्या कहलाए? पुरुषोत्तम राम। पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुषोत्तम राम। रावण इससे बड़ा कहा जाता है, मृत्युलोक में कोई ज्ञानी नहीं हुआ, इसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, इसलिए किस रूप में जाना जाता है? राक्षस के रूप में। तो इसलिए अगर आपसे कभी ऐसा कोई सवाल करता है कि इतिहास विषय या कोई भी विषय के अध्ययन से क्या हानि तो जी किसी विषय से कोई हानि संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान की अपनी सार्थकता होती है। ज्ञान जैसे ही उसका दुरुपयोग होता है उसकी डिफिनीशन बदल जाती है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही, बार बार वॉइस आ रही, आप डिस्टर्ब होंगे, वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो अब आज इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली बातें जो हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर के आऊँगा, उसमें इस बेसिक हिस्ट्री का पार्ट 2 करके उसमें बाकी की बातों पर चर्चा करूँगा। आपने इतना ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जो क्लास है आप तक उसे लोगों तक पहुँचाएं।
यकीन जानिए इतिहास बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। इस विषय से संबंधित कोई समस्या नहीं रह जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ मैं बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।